नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। हम लोग टारगेट कर रहे हैं आरएस 2022 को और आप लोगों ने वो शॉर्ट तो देख ही लिया होगा जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि सितंबर के सेकेंड वीक में आरएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 600 के आसपास इस बार वैकेंसी रहेगी, लेकिन करंट अफेयर और आरएस बाबा आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। आज का जो टॉपिक है वो है ताइवान के समक्ष आने वाला युद्ध। ताइवान जो है वो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस तरीके से उलझ चुका है जैसे दो पतंग कट जाती है और कटने के बाद में जब उनका मांझा, उनकी डोर जो है, जब वो जमीन पर गिरती है तो पूरी तरीके से उलझ जाती है। इस प्रकार से ही ताइवान जो है वो उलझ चुका है चाइना, रशिया, अमेरिका, इन सब की राजनीति के अंदर। और इस टॉपिक को हम लोग कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए आप लोग, पेपर 3 यूनिट 1 करंट अफेयर के अंदर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेबस में मैं आप लोग को बताऊं, ये जो सेक्शन है ये है पेपर 1 का। पेपर 1 के अंदर यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 और वो है हिस्ट्री वाला। और हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुके हैं, क्या वर्तमान में भी उसके कोई प्रभाव देखे जा सकते हैं? या फिर हो सकता है कि इस तरीके से पूछे कि जो नया विश्व युद्ध यानी कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है उसके क्या प्रमाण वर्तमान में चल रहे हैं? एक क्वेश्चन यहां से डेवलप हो सकता है। दूसरा, हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर यूनिट 3 है जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है और वहां पर प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं जो है वो यहां से टॉपिक को उठा सकता है और क्वेश्चन बना सकता है। एक आसानी से 5 जो नंबर का क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से वो कंडक्ट कर दे। इसके साथ में ही हम लोग चलते हैं पेपर 3 पर। तो पेपर 3 के अंदर यूनिट 1 अगर आप लोग देखेंगे, सिलेबस आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो यूनिट 1 के अंदर करंट अफेयर वाला सेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसी करंट अफेयर वाले सेशन के अंदर आप लोगों को यहां पर देखिए लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। यहां से इस टॉपिक को उठा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल यहीं से कनेक्ट करे, हो सकता है कि वो शीत युद्धोत्तर दौर में उदयमान जो विश्व व्यवस्था है यहां से भी इसको कनेक्ट कर सकता है। इसके साथ में ही अगर हम लोग पेपर 4 में देखें तो पेपर 4 में सीधा सीधा ऐसे के लिए लिखा हुआ है। और ऐसे में क्या चीज लिखी हुई है देखिए, यहां पर किसी सामयिक व अन्य विषय पर निबंध लेखन हो सकता है। सामयिक के अंदर वो किसी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस पर ही कोई टॉपिक जो है उसको छेड़ दे, तो यहां पर 250 वर्ड के अंदर वो ऐसे लिखना है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल। आप लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन ओपन मिलेगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ में ही आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ भी यहां पर अवेलेबल करवा दी जाती है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो मुझे आप लोग इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, यहां पर मैसेज कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। आप लोगों के लिए यहां पर भी वही फैसिलिटी है, मैसेज करके आप लोग मुझे यहां पर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई और उन्होंने ताइवान की यात्रा की। जब ताइवान की यात्रा की तो सबसे पहले जो पेट में दर्द हुआ वो दर्द हुआ चाइना के, उसके बाद में दर्द हुआ नॉर्थ कोरिया के। ये दो देश ऐसे थे जिनके कुछ ज्यादा ही पेट में दर्द हुआ, क्योंकि जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करके पहुंची, कहां पर, साउथ कोरिया के अंदर वो पहुंची थी। और उसके बाद में नॉर्थ कोरिया जो है उसने देखा कि ये तो जो है वो हमारी पड़ोसी देश के अंदर ही आ चुकी है। तो हाल ही के अंदर ताइवान की यात्रा को देखते हुए भू राजनीतिक जो हलचलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखते हैं कि आखिरकार इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि जो विवाद हुआ है, ताइवान जो है वो चीन के पूर्वी तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन ही क्लियर कर देता हूं। आप लोग जब उत्तरी प्रशांत महासागर के मैप को देखोगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के मैप को देखोगे, तो चाइना के बिल्कुल ईस्ट के अंदर स्थित है ताइवान देश। छोटा सा द्वीपीय देश है। लोकेशन एशियन कॉन्टिनेंट में है। इसका एरिया जो है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन 23 मिलियन है। और ताइपे जो है, ताइपे सिटी, ये इसकी क्या है, कैपिटल है। तो यहां से नॉर्थ अमेरिका ज्यादा दूर नहीं है। इसके साथ में जैसे ही ताइवान से
वो कहां पर पहुंची थी? वो पहुंची थी आपके नॉर्थ कोरिया के अंदर। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का इन्होंने सॉरी साउथ कोरिया के अंदर विजिट किया, और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा दूर नहीं है। तो ये मैप जो है वो आप लोग मेंस के अंदर एक बार इसको जरूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा। चलिए, हालांकि अच्छा पहले हम लोग उसकी पृष्ठभूमि को तो देख लें। 1949 के अंदर चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत के बाद ताइवान की कुओमिंतान सरकार जो थी, इस टर्म को आप लोग को आंसर राइटिंग में यूज करना है, रिपब्लिक पीछे हट गए थे, और तब से ताइवान चीन गणराज्य के रूप में बना हुआ है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में इसको जाना जाता है। क्योंकि कुओमिंतान की जो सरकार थी वो पीछे हट चुकी थी, जीत के बाद भी जो थी वो पीछे हटी। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात चीन का ये कहना है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उस चीन का हिस्सा है। और इसको हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में जाना चाहें तो हम लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत ये पूरा का पूरा अभियान जो है वो चाइना के द्वारा छेड़ा गया है कार्यक्रम, कि चाइना का ही पार्ट है ताइवान। अच्छा, यूएसए का क्या पक्ष है इसके अंदर? यूएसए का देखिए, यूएसए ये कहता है कि बिल्कुल हम वन चाइना पॉलिसी को मानते तो हैं, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं। यूएसए का पक्ष ये है। तो नाइन्सी पॉलिसी के द्वारा यही कहा गया है कि जिस प्रकार से यूएसए ने पहले भी ताइवान का साथ दिया है, आगे भी देता रहेगा। हालांकि स्वशासित ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र से कम नहीं मानता है। इसके नेताओं ने चीन के ताइवान को अपने देश में वापस मिलाने के लक्ष्य के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की कसम खाई है। संप्रभुता क्या होती है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी। क्या होता है कि कोई भी देश बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से स्वतंत्र होता है। वो जो निर्णय चाहे वो कर सकता है। तो वर्तमान में संभावित चीनी आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए ताइवान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। तो अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंड है, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि हम आपको नेवी जो है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ताइवान पहले जापान का जो है वो उपनिवेश रहा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये बात है लगभग 1894 के आसपास। ठीक है, चलिए, चीन ताइवान को फिर से अपने साथ मिलाना आखिरकार चाहता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 50 वर्ड के अंदर लिखकर जरूर तैयार करना, और इसका एक मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से मुझे आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर सेंड कीजिएगा। मैं चेक करूंगा और आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। पश्चिमी शक्तियों के द्वारा शताब्दियों तक किए गए कथित अपमान से उबरने के लिए पहली बात, पश्चिमी शक्तियां मतलब जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिमी यूरोपीय देशों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने चाइना को कम आंका और उसी का जवाब जो है वो चाइना देना चाहता है। दूसरा, कि लगभग 100 साल पहले शुरू हुए गृह युद्ध को खत्म करने के लिए, गृह युद्ध कैसा है? गृह युद्ध है कि वन चाइना पॉलिसी का ही, कि ताइवान को वो अपने देश में मिलाना चाहता है। चीन का मानना है कि अगर वह ताइवान को फिर से हासिल कर लेता है तो वह वैश्विक शक्ति के रूप में अपना उचित स्थान फिर से हासिल कर लेगा। अगर मैं आप लोग को पुरानी याद दिलाऊं, इतिहास को याद दिलाऊं, तो अमेरिका और रूस, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय चल रहा था, जैसे वो समाप्त हुआ, तो या फिर उससे पहले की घटनाएं देखिए, तो अमेरिका और रूस जो थे वो एक दूसरे के ऊपर तनातनी, यानी कि मिसाइल दागने को तैयार हो गए थे। दाग नहीं रहे थे, लेकिन दागने को तैयार हो गए थे। फिर इसके बाद में यूएसए ने अपनी शक्ति को जो है वो प्रदर्शित किया जापान पर न्यूक्लियर अटैक करके। तो जापान पर न्यूक्लियर अटैक करके वैश्विक शक्ति के रूप में यूएसए ने अपने आप को साबित किया और पूरे वर्ल्ड को बना दिया वन पोलर कंट्री, यानी कि वन पोलर वर्ल्ड जो है वो बना दिया। चीनी सिद्धांत का हालिया उद्विकास कैसे हुआ है? पहला कार्य क्या है इसके अंदर? चीन ने डेंग जियाओपिंग की छिपाओ और ठहरे रहो, मतलब हाइड एंड बाइड की रणनीति और हु जिंताओ के शांतिपूर्ण उदय को अपनाया है। इस प्रकार चीन जब तक अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो गया, तब तक वह शांत और पर्दे के पीछे छिपा रहा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि चाइना तब तक अटैक नहीं करता है जब तक वो जिस पोजीशन में है उसमें स्ट्रांग ना हो जाए, और जैसे स्ट्रांग होता है फिर अगला कदम उठाता है, यानी कि छिप छिप कर वार करता है सीधे तौर पर। दूसरा कार्य है, 2010 तक चीन विश्व शक्तियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन गया और उसने अपनी शर्तों पर विवादित क्षेत्रों, भूमि और समुद्र दोनों पर बलपूर्वक नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए चीन दक्षिणी चीन सागर में रियूक, स्प्रेटली, पारसेल द्वीप समूह
ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद में 9 डैश लाइन भूटान, नेपाल, भारत के साथ हिमालय सीमाओं के साथ यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इन 3 द्वीपों के बारे में आप लोग जरूर याद रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, रियो, स्प्रैटली और पार्सेल। तीसरा कार्य क्या है? चीन से वर्ष 2020 में हांगकांग को वस्तुतः अपने अधिकार में फिर से ले लिया गया। 2020 की घटना है, हांगकांग के अंदर काफी ज्यादा आंदोलन भी हुए थे, लेकिन फिर हांगकांग पर एनक्रोचमेंट जो है, यानी कि कब्जा जो है वो चाइना के द्वारा किया गया। चीन ने एक देश दो व्यवस्था के तहत इसकी सीमित स्वायत्ता को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मतलब वन कंट्री टू मैनेजमेंट, इसको जो है नकार दिया और चाइना इसको हांगकांग को जो है वो अपने अंदर मिला लिया। मकाओ पहले से ही चीन ने अपने देश में मिला लिया था। इस प्रकार चीन का एकमात्र शेष लक्ष्य क्या बच गया है? वो ताइवान बच गया है। तो मकाओ को भी मिला लिया, हांगकांग को भी मिला लिया। चौथा कार्य क्या किया? यह काम तब होगा जब चीन ने ताइवान को फिर से अपनी मुख्य भूमि में शामिल कर लेगा। इसके बाद यह दुनिया की प्रमुख शक्ति के रूप में अमेरिका को चुनौती देगा और उसको जो है पीछे छोड़ देगा। चलिए, चीनी नीति से जुड़े मुद्दे जो है वो हम लोग देख लेते हैं। चीन की आंतरिक कमजोरी क्या चीज है? चीन एक सदी के गृह युद्ध और क्रांतिकारी जातियों से पीड़ित रहा है, यानी कि उसके जख्म जो है अभी तक भरे नहीं है। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र पर हालिया हमलों, तकनीकी, अर्थव्यवस्था, वर्तमान जीरो कोविड नीति आदि ने चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? आप लोगों को पता होगा कि चाइना की हुआई जो कंपनी है, इसको अमेरिका ने बैन किया और अमेरिका के द्वारा भी और भी कई चाइनीज कंपनी को बैन किया गया। इसका सीधा असर जो है वो इकोनॉमी के ऊपर देखा गया। इसके साथ में ही जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो चाइना के द्वारा अपनाई गई थी। हांगकांग के नागरिक अभी भी चीनी अधिग्रहण का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। बाहरी इसमें प्रतिरोध क्या है कि भारत के प्रतिरोध ने हिमालय में चीनी महत्वाकांक्षा के लिए कठिनाइयां जो है वो और बढ़ा दी है। क्वाड की यदि हम लोग बात करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑकस की ग्रुप की हम लोग बात करें, ऑकस ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ में यूएस जो है वो शामिल है। कजाकिस्तान जैसे नए समूह का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑकस ग्रुप, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नैन्सी पेलोसी की यात्रा वाशिंगटन में एक द्विदलीय सहमति की अभिव्यक्ति है, जिसको बीजिंग की द्वारा चुनौती जो है वो दी जानी चाहिए। तो ऑकस, इस ग्रुप को आप लोग जरूर देखना। और क्वाड, ठीक है, तो ये दो ग्रुप जो है वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध का खतरा, क्या वापस से न्यूक्लियर अटैक का खतरा है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हाल ही भू राजनीतिक घटनाओं के कारण परमाणु युद्ध जो है वो हो सकते हैं। और आपके सिलेबस के अंदर यही टॉपिक लिखा हुआ है ज्योग्राफी वाले में, आरएस मेंस पेपर 2 के अंदर। इसलिए क्या वर्तमान में परमाणु खतरे की आशंका है? तो हम लोग वहां पर कोट कर सकते हैं कि यस, संयुक्त राष्ट्र ने रिसेंटली जो है इसको क्या किया है, बताया है। ठीक है, चलिए, भारत ताइवान के संबंध कैसे हैं? यद्यपि भारत ताइवान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी ताइवान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। भारत ने वर्ष 2010 से चीन की वन चाइना नीति का समर्थन करने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। तो भारत जो है वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। ये आप लोग सीधे तौर पर लिख देना कि 2010 में ही इंडिया के द्वारा मना कर दिया गया था। लेकिन अब भारत को करना क्या चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा मेंस का टॉपिक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। पक्ष लेना चाहिए। स्वर्गीय के सुब्रमण्यम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के साथ अपने मुकाबले में भारत पश्चिमी देशों के पक्ष में रहना बेहतर है, क्योंकि चीन की आकांक्षाओं और इसका अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने का तरीका गलत है। चीन अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है, यानी कि टारगेट को डिसाइड करता है, उसके पीछे पीछे भागता रहता है। जैसे हांगकांग को मिलाया, मकाओ को मिलाया, अब ताइवान की बारी है। चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ताइवान भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यह बीजिंग की ताकत का उपभोग करने और वैश्विक शक्ति के लिए चीन के खेल में देरी करने में सक्षम है। अतः ताइवान द्वारा चीन को उलझाए रखना भारत के हित में है। तो ताइवान के द्वारा चीन को जो है उसके जियो पॉलिटिक्स के अंदर उलझाए रखे, ताकि चीन जो है वो लद्दाख, इसके साथ में ही जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। इसलिए कुछ हद तक हमारे हित अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान के लोगों के हित के साथ जो है वो मिलते हैं। सामग्री और नैतिक समर्थन में देखें तो क्वाड पार्टनर ताइवान को भौतिक समर्थन, यानी कि फिजिकल रूप से समर्थन दे सकते हैं। फिजिकल मतलब मिलिट्री, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। और ताइवान के लिए भारत का नैतिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या निष्कर्ष निकलता है आज के इस लेक्चर का? देख लेते हैं टॉपिक का। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अच्छी कूटनीति अपनानी चाहिए,
जिसमें समय को आगे खींचते रहना और शांति बनाए रखना शामिल है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा लंबा मामला खींचेगा उस समय में हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे, टेक्निकली ग्रो करेंगे और चाइना जो है वो अपने जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस में काफी उलझा रहेगा और शांति बनाए रखना शामिल है। जरूरत इस बात की है कि देशों को एक ऐसे समाधान पर आने का प्रयास करना चाहिए जो कि न केवल कथित राष्ट्रीय गौरव का बल्कि लोगों की इच्छाओं पर भी क्या रखे, ध्यान रखे। तो बेसिकली निष्कर्ष यही है, हम लोग ये चाहते हैं कि समय को आगे खींचते रहना, चाइना ताइवान के साथ में उलझा रहे, अमेरिका उसको डिस्टर्ब करता रहे और हम जो है वो अपनी इकोनॉमिक, टेक्निकल और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको और भी मजबूत। चलिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था, आप लोगों ने बहुत कम स्टूडेंट ने उसका आंसर किया। अगला क्वेश्चन ये है कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जो हैं, ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिए, दीपक इंद्रा 021। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो। मैं कह रहा हूं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझे मुझे वहां पर जो है वो डिस्कस कीजिए। आरएस बाबा को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप लोगों के लिए ऊपर बैनर पर दिख रहा होगा आरएस मेंस पेपर 2 और इसके साथ में एम लक्ष्मीकांत की न्यू सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है और ये करंट अफेयर जो है ये तो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।